गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ कपिल जोशी फ्रॉम रेजिडेंस। आज 26 जून को शिफ्ट 1 में जो जेई मेंस का पेपर हुआ है, तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हम बच्चों से कलेक्ट कर पाएँ वो आपके सामने लाते हैं ना, और उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। इसमें दे रखा है कि भाई ये एक्स इन 3 वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और आगे ये डिफाइन कर रखा है ना, ये डिफाइन किया हुआ है इस तरह से ना। देन द वैल्यू ऑफ f6 और f7 हमें कैलकुलेट करना है ना। तो वही कंपोजिट फंक्शन जैसा है, हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो f2x के बारे में हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू f ऑफ fx, और इसको निकाल सकता हूँ मैं ना। इसको निकालना बड़ा आसान है ना। इसमें निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये जो fx है इसमें x को रिप्लेस कर दिया हमने fx से ना, तो वी गेट fx -1 अपॉन fx प्लस 1। fx हमारा भाई सही, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर ना। और अगर मैं इस fx को यहाँ रखूंगा तो वी गेट x -1 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन x -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। सोल्व कर सकते हैं बच्चों मेरे हिसाब से एलसीएम वगैरह लेके आप, तो सोल्व करने पर इट विल कम आउट टू बी -1/x। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। अब हमें 6 तक जाना है ना, तो 6 तक जाने के लिए मैंने 4 को निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं निकालना चाहूँ f3x, तो f3x बच्चों यहां से मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ n बराबर 2 रखूंगा मैं। दिस इज f ऑफ, और ये हम कैलकुलेट कर चुके ना। ये कितना आ गया, -1/x आ गया, ये हम कैलकुलेट कर चुके। इट विल कम आउट टू बी f ऑफ -1/x। अगर मैं f4x निकालूंगा, क्योंकि मैं 6 तक जाना है ना, तो इट विल बिकम f ऑफ f3x। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और f3x मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो आ गया f ऑफ -1/x। अब देखो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके, ये हम कैलकुलेट कर चुके। ये कितना आया, -1/x आया। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो ये f ऑफ x के अंदर मैं x को रिप्लेस कर देता हूं -1/x से, और अगर मैं यहां पर x को -1/x से रिप्लेस करूंगा इट विल कम आउट टू बी x। अब अगर मैं 5 निकालता हूं तो 5 को निकाला जा सकता है ना। 5 को निकालने पर कितना आ जाएगा, f ऑफ 4x आ जाएगा ना। और ये कितना है हमारे पास, f4x कितना आ गया, x आ गया ना, तो ये fx आ जाएगा ना। हमें कहां तक जाना है, 6 तक जाना है ना, तो 6 को भी निकाल सकते हैं अपन। f ऑफ 5x, ये सब मैं यहां से निकाल रहा हूं ना। मैंने n बराबर 5 रख दिया है, यहाँ n बराबर 5 रखूंगा तो ये आ जाएगा ना। और ये हम कैलकुलेट कर ही चुके ना। ये कितना आ गया हमारे पास, fx आ गया, तो f ऑफ fx, और ये शुरुआत में हम कैलकुलेट कर चुके। दिस इज इक्वल टू -1/x, दिस इज इक्वल टू -1/x। तो 6 तक निकाल चुके अपन बच्चों है ना। यानी हम देख सकते हैं कि f ऑफ f6x ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये कितना आ गया बच्चों, -1/x आ गया ना। बराबर f7x तो निकाल सकता हूं मैं ना, और इसको निकालने के लिए कितना आ जाएगा, f ऑफ, एंड दिस इज इक्वल टू -1/x। अब इसको निकाला जा सकता है ना, इसको निकाल सकते हैं क्योंकि fx हमें दिया हुआ था बच्चों ना, और fx जो हमारे पास था वो देखो fx हमारे पास ये था ना, x -1 अपॉन x प्लस 1, तो यहां से निकाल सकता हूं मैं ना। तो वो था हमारे पास, सिंस हमारे पास fx तो था, fx इज इक्वल टू x -1 अपॉन x प्लस 1 था हमारे पास, तो इसको रख देंगे हम यहाँ पर, -1/x -1 अपॉन -1/x प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -1 -x अपॉन -1 प्लस x आ जाएगा। यानी इट विल कम आउट टू बी x प्लस 1 अपॉन 1 - x। ये इस तरह से आ जाएगा ना। तो 6 तो निकाले लिया हमने। हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है f ऑफ, ये एक तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इट विल कम आउट टू बी -1/6। और एक हमें कैलकुलेट करना है f7x, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ x को 7 से रिप्लेस कर दो, तो व्हाट वी गेट 8 अपॉन -6, एंड दैट विल कम आउट टू बी -4/3। देयरफॉर f6, और ये जो वैल्यू है प्लस, इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं ना। इट विल बी इक्वल टू -1/6 एंड प्लस -4/3, एंड दैट विल कम आउट टू बी -3/2। वो आ रहा है शायद -3/2 के बराबर, वो आ रहा है आंसर -3/2। तो आंसर विल बी -3/2। तो आसान था मेरे हिसाब से, बस थोड़ा पेशेंस रखना था इसमें ना, कैलकुलेट करके इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हो सकता है इन क्वेश्चंस का ऑर्डर आगे पीछे हो, आपके पेपर में हो सकता है किसी और नंबर पर आया हो,
तो क्योंकि रैंडमली बच्चों को बुलाते हैं हम सेंटर से ना, बच्चे का अपनी इच्छा से भी आते हैं, तो जो भी क्वेश्चन हमें बताते हैं वो हो सकता है उसका ऑर्डर आपके पेपर में आगे पीछे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने ना। इफ द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट a, b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n निकालना है हमें कि n की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस कर्व के पॉइंट a, b पर टेंजेंट बन जाएगी ना। तो हम तो कुछ नहीं करते, टेंजेंट निकाल लेते हैं अपन, तो बस हम ये पता लगा लेते हैं कि n की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट आएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व पर लाई करने वाले इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूंगा और फिर देख लूंगा भाई n की किस वैल्यू के लिए आ जाती है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए पहले dy by dx निकालना पड़ेगा मुझे। तो dy by dx हम निकाल सकते हैं, देखो ना, dy by dx को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट dy by dx। तो इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता हूं, n x by a होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 by a प्लस उस पावर को मैं आगे ले लूंगा ना, y by b टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 by b और इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से इस, या तो मैं पूरा सिंप्लीफाई करूं पहले उसको ना, और सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं चाहूं तो, दिस इज n इंटू वाई बाई बी होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n x बाई ए होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई ए। इस n से मैं n को कैंसिल कर सकता हूं मेरे हिसाब से ना। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट a, b। तो मैं x की जगह a रख देता हूं और y की जगह b रख देता हूं यहां पर ना। तो अगर मैं y की जगह b रखूंगा इट विल बिकम 1 एंड 1 टू द पावर n माइनस 1 विल बिकम 1। तो x बराबर मैं पुट कर रहा हूं, मैं dy by dx निकाल रहा हूं a, b पर। तो कितना आ जाएगा 1 by b, यह आ जाएगा 1 by b इंटू dy by dx, 1 by b इंटू dy by dx इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 1 दैट इज माइनस 1 by a। देयरफॉर dy by dx, देयरफॉर dy by dx एट a, b विल कम आउट टू बी माइनस b by a। तो इस कर्व के इस पॉइंट पर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेता हूं ना, और अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहूंगा तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। a, b पर निकाल रहे हैं तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट और इंटू x माइनस x1। और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा ना बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लें अपन, n की कोई भी नेचुरल वैल्यू अगर हम लें तो वो लाइन जो है वो उस कर्व के लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी ना। भैया लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है ना, या सिंगलटन सेट लिखा हुआ है, यानी एक्जैक्टली एक वैल्यू के लिए टेंजेंट आ रही है क्या, या इवन के लिए लिखा हुआ है, तो वहां फर्क नहीं पड़ रहा। जो ऑप्शन है उसमें मोस्ट करेक्ट आंसर यही है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है दैट दैट लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट a, b फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों ना। 3 में लिखा हुआ था इफ fx इज इक्वल टू दिस मैक्सिमम ऑफ दिस, डायग्राम वगैरह बनाते भी अपन ना, शीट में भी सवाल है इस तरह के, तो उसमें हमें इनका मैक्सिमम निकालना है ना। ये फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ दिस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 to 0 fx dx। तो बेस्ट है हमें मैक्सिमम निकालने के लिए डायग्राम बना लेते हैं इसका ना। डायग्राम अगर मैं बनाता हूं उसका तो थोड़ा क्लियरिटी से आ जाएगा ना। हमें डायग्राम बनाना है मॉड ऑफ x प्लस 1 का, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हमारे पास है ना। क्रिटिकल पॉइंट लिया मैंने -1, तो ये मॉड x प्लस 1 का डायग्राम ऐसा बन जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ x प्लस 1। फिर मैं मॉड ऑफ x प्लस 2 को बना सकता हूं, ये क्रिटिकल पॉइंट -2 ले लिया मैंने ना। ये सब पैरेलल आएंगे ना, क्योंकि लाइन का स्लोप है तो 1 आने वाला है या -1 आने वाला है। -3 लेता हूं मैं ना, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 3 का डायग्राम बना रहा हूं मैं, मॉड ऑफ x प्लस 3 का डायग्राम। मॉड ऑफ x प्लस 4 का डायग्राम बना दूंगा मैं, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 4 का डायग्राम बन जाएगा ना। मॉड ऑफ x प्लस 5 का डायग्राम बना सकता हूं, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 5 का डायग्राम ऐसे बन जाएगा ना। मॉड ऑफ x प्लस 5 का डायग्राम ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से बन जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ x प्लस 5 का डायग्राम। अब हमें -6 से 0 तक इंडिकेट करना है, -6 to 0 में इंडिकेट करना है, लेकिन पहले मैक्सिमम फंक्शन निकालना है मुझे। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम फंक्शन जो आएगा ना, ये वाली ब्रांच मैक्सिमम आएगी ना, ये वाली ब्रांच हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, ये जो ब्रांच आएगी ये मैक्सिमम आ जाएगी ना। इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो ये जो ब्रांच है, एक तो मैक्सिमम फंक्शन मुझे ये वाला मिल जाएगा ना, और एक मैक्सिमम मुझे ये वाला मिल जाएगा ना। यानी हम fx को डिफाइन कर सकते हैं हम चाहें तो ना। और ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, इसमें ये जो लाइन आएगी, इस लाइन का इक्वेशन कितना आएगा बच्चों? इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू, इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -x - 1। और ये जो लाइन आएगी, इस लाइन का इक्वेशन भी मैं निकाल सकता हूं ना। ये हमने डायग्राम बनाया था मॉड ऑफ x प्लस 5 का,
तो इस लाइन का ये -5 के राइट में है ना, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 5। तो मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ ना, इस पॉइंट को मैं कैलकुलेट करने के बारे में सोच सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं निकाल सकता हूँ, और ये पॉइंट निकालने के लिए मैं इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व कर लूंगा। तो वो लाइन आ गई हमारे पास -x -1 इक्वल टू x प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू -3 आ जाएगा ना, ये x इक्वल टू -3 आ गया। अब अगर मैं ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, -6 से 0 में अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो -6 से 3 में ये पॉइंट कितना आ गया, -3 आ गया, ये -3 आ गया। देखो डायग्राम भी अच्छा बना है, एग्जैक्टली लग रहा है -3 पर ही आया है ना। तो हम देख रहे हैं -6 से 0 में इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले इंटीग्रेट करेंगे -6 से लेकर -3, और उसमें इंटीग्रेट करना है मुझे इस वाली ब्रांच को। इसका इक्वेशन क्या है, -x -1 है, ये आ जाएगा -x -1 dx। उसके बाद क्या करें, -3 से लेकर 0 तक उसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो -3 से लेकर 0 आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे हम x प्लस 5 को। ये जो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 5 का आ गया ना, x प्लस 5 dx। बस अब तो मेरे हिसाब से बच्चों कर सकते हैं आप, है ना, इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात है नहीं है ना। माइनस साइन यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ये x स्क्वायर का 1/2 आ जाएगा, और x स्क्वायर पर लिमिट लगाऊंगा तो आ जाएगा 9 - 36। फिर ऐसे -1 है तो उससे इंटीग्रेट करने पर x आएगा, और लिमिट लगाऊंगा तो -3, फिर -6 आएगा तो +6 हो जाएगा। फिर ऐसे अगेन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है तो 1/2 आएगा, x स्क्वायर से 0 आएगा, -9 आ जाएगा। फिर +5 लिखा हुआ है, +5 से कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा, एंड 0 + 3 हो जाएगा, वो 0 + 3। और बस इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इट विल कम आउट टू, ये -27 आ रहा है शायद ना, तो 27/2 बनेगा बच्चों, ये 27/2 आएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा शायद, और वो कितना आएगा, -9/2, दैट विल कम आउट टू बी -9/2, एंड द लास्ट वन इज +15। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है मेरे हिसाब से, ये आ रहा है हमारे पास 18 से 9 आ जाएगा, 9 - 3 +6 बनेगा, और 6 + 15 इज 21। तो करेक्ट आंसर इज 21, तो 21 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको डायग्राम बना के बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हो सकता है आपके पेपर में अलग अलग आए ना, ये अपने आपके पेपर में किसी और नंबर पर सवाल हुए, तो हमने जो भी कलेक्ट हुआ है उस हिसाब से आपको आपके सामने लेके आ रहे हैं बच्चों ना। तो लिमिट का सवाल है ना, इवेल्युएट दिस। अब इसको लिमिट करना है, थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली हम x अप्रोचिंग टू 1/√2 लिखा हुआ है ना, यानी 1/√2 के आसपास है हम, और अगर मैं 1/√2 के आसपास हूं तो cos इनवर्स x के बारे में देख सकते हैं बने ना। अगर मैं डायग्राम बनाऊं cos इनवर्स x का, तो डायग्राम इस तरह का बनता है ना, और अगर मैं यहाँ 1/√2 को लेके चलूं तो 1/√2 के नेबरहुड में, क्योंकि हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 के नेबरहुड में अगर मैं देखूंगा तो cos इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो π/4 पर अप्रोच करेगी, है ना। π/4 प्लस आ सकती है या π/4 माइनस आ सकती है ना, यानी जो अंदर साइन का जो एंगल है ये एक्यूट एंगल ही है, और ये भी एक्यूट एंगल ही है ना, क्योंकि ये एंगल जो है π/4 पर अप्रोच करेगा ना। अभी हम जानते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं हम, साइन ऑफ cos इनवर्स x। मेरे हिसाब से सभी बच्चे जो तैयारी करते हैं ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, डायरेक्ट आपको बोला भी जाता है, डिराइव करके भी बताते हैं क्लास में आपको ना। ये जो फॉर्मूला आता है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक है, इसको निकालने के बारे में सोच सकते हैं अपन, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ cos इनवर्स x, यानी लिमिट का सवाल सोल्व करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा है इसके अंदर ना। तो हमने इसको मान लिया ऐसे ना। अब ये एंगल तो थीटा है ना, हमने लिख लिया लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा। सिंस x 1/√2 पर अप्रोच कर रहा है तो ये π/4 पर अप्रोच करेगा ना, यानी थीटा π/4 पर अप्रोच कर रहा है ना, थीटा इज अप्रोचिंग टू π/4, थीटा इज अप्रोचिंग टू π/4, π/4 प्लस हो सकता है या π/4 माइनस हो सकता है वो ना। तो हम जानते हैं इसको हमने थीटा मान लिया, इसको ऑलवेज लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू x। अब ये क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब सिंस थीटा π/4 पर अप्रोच कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। इसको मुझे x में लाना है, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1, और sec थीटा में यहां से निकाल सकते हैं 1/x। और ध्यान से कहें x 1/√2 पे अप्रोच कर रहा है, तो चाहे 1/√2 प्लस हो चाहे 1/√2 माइनस हो, x तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, है ना। तो x पॉजिटिव है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको लिख सकते हैं √1 1/x² -1, लेकिन x पॉजिटिव है हमारे पास तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन x। कहीं मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है अपने को ना, क्योंकि x के बारे में जानकारी कि x पॉजिटिव, बस इसको रख दो यहाँ पर, है ना। इसको हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया, हमने ये वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह हम जानते ही ना, और ये भी मैंने निकाल के दिखा दिया आपको ना। बस अब आपको रखना है वहाँ और कैलकुलेट करना है ना, तो उसको देख सकते हैं अपन निकाल के ना। लिमिट हमारे पास है x अप्रोचिंग टू 1/√2, लिमिट हमारे पास है x अप्रोचिंग टू 1/√2, साइन ऑफ cos इनवर्स x लिखा हुआ था तो आ गया √1 - x², फिर नीचे लिखा हुआ था 1 - tan ऑफ cos इनवर्स x, तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया ना। और ध्यान से देखें बच्चों, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ रहा है, देखो आप ही लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1/√2 हमारे पास है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है मेरे हिसाब से ना, सिंप्लीफाई करने पर ऐसा आ रहा है। हालांकि 0/0 बन रहा है ना, अगर हम लिमिट लगा के देखेंगे तो 0/0 बन रहा है ऊपर नीचे ना, तो कोई बात नहीं, हमने सिंप्लीफाई किया और उसको कैंसिल कर दिया एंड द लिमिट विल कम आउट टू बी -1/√2। सिंप्लीफाई करना आसान है मेरे हिसाब से, बड़ी आसानी से इसको आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं ना, तो आंसर विल बी -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ना, आसान है मेरे हिसाब से भी, अगर फर्स्ट फॉर्मूले वगैरह याद हो नॉर्मल वगैरह के तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम 5,8, फ्रॉम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम लेवल लिखा होता है तो गारंटी नहीं होती है ना, पैराबोला के अंदर है कि बाहर है कि ऑन द पैराबोला है, फ्रॉम में कोई श्योरिटी नहीं होती। हम चाहें तो चेक कर सकते हैं ना, दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द पैराबोला, ये पॉइंट इस पैराबोला के बाहर है ना, तो बाहर वाले किसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम, और वो नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट क्यू, तो हम जानते हैं ना, हर डायग्राम बना सकते हैं हम चाहें तो, एक रफ डायग्राम को बनाया जा सकता है ना, ये पैराबोला है हमारे पास, कहीं 5,8 की बात करेंगे अगर हम, तो दिस इज P 5,8, एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे कोई 5,8 हमारे पास है, यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग द पैराबोला। अब ये जो लाइन है ना, ये पैराबोला के किसी एक पॉइंट पर ही नॉर्मल आएगी, ठीक है, कट तो दोबारा भी कर सकती है लेकिन नॉर्मल किसी एक पॉइंट पर ही होगी लाइन ना। तो मान लिया भाई हमने ये पॉइंट हमारे पास है एंड दिस इज क्यू, अब हमें यहाँ क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना, और क्यू पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दैट इज इंटरसेक्टिंग द डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट आर, तो अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और दैट इज इंटरसेक्टिंग द पॉइंट एट आर, डायरेक्ट्रिक्स एट आर, तो इस आर का मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि आर का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो पता होगा क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, x + a, और व्हाट इज a, 4a = 6, सिंस 4a = 6 और 4a अगर 6 है तो द वैल्यू ऑफ a विल कम आउट टू बी 3/2, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो कितना आ गया बच्चों, x + 3/2 आ गया ना, यानी जो पॉइंट r है ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है ना, और इसका मुझे x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके लिए मुझे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये लाइन क्या है, नॉर्मल है जो यहाँ से पास हो रही है, एंड वी नो द इक्वेशन, इस पॉइंट को हम t मान सकते हैं ना, इस पॉइंट को मैंने QT मान लिया ना, एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट QT, दैट इज y + tx = 2at + at³। फॉर्मूला का कमाल है, बस है ना, फॉर्मूला याद होने चाहिए अपने को ना, और a तो 3/2 है, और दिस लाइन इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट एंड इट इज पासिंग थ्रू 5,8, तो 5,8 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं x की जगह 5 रखूंगा और y की जगह 8 रख दूंगा, वी गेट 8 + 5t = 2, a is 3/2, अगेन a is 3/2 t³, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। बस ये ट्यूमे क्यूबिक बन गई ना, और इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं अपने ना, तो मैंने उस तरफ इंटरचेंज कर लिया इसको, 3/2 t³, फिर अब मैं इंटरचेंज करता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट -2t एंड -8 = 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 3t³ -4t -16 = 0। अब ये क्यूबिक है तो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा मुझे ना, थोड़ा सा मैं हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इक्वेशन हमारे पास क्यूबिक की आ गई थी बच्चों, 3t³ -4t -16 = 0, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने ना, 3t³ -4t -16 = 0। अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं ना, तो t = 2 सेटिस्फाई करता है इसको, देखो आप ना, t अगर मैं 2 रखूंगा तो 8 आएगा, 8 से 24 आ जाएगा ना, और 8 - 16 24, तो t = 2 सेटिस्फाई करेगा, तो इसका एक फैक्टर t - 2 आ गया ना, बाकी फैक्टर क्वालिटी का आएगा उसको हम निकाल सकते हैं ना, हमें 3t³ चाहिए तो 3t² आ जाएगा ना, फिर ये माइनस का 6t² आएगा, लेकिन t² का टर्म है नहीं, तो प्लस का 6t इंट्रोड्यूस कर लो, तो यहां से आएगा -6t², ये प्लस का 6t² आ गया, तो t² बैलेंस हो गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, -16 है, तो यहां पर +8 रख दो, लेकिन इसका d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो t = 2 आ गया। अब किस पॉइंट का पैरामीटर आया बताओ बच्चों, ये q पॉइंट का पैरामीटर आ गया ना, ये q पॉइंट का पैरामीटर आ गया, QT जो पॉइंट था ना, जहां नॉर्मल जो आया वो P पॉइंट से ड्रॉ किया गया नॉर्मल, पैराबोला के जिस पॉइंट पर नॉर्मल है उस पॉइंट को अपन Q बोल रहे थे ना, और वो उसको मान रखा था हमने QT, और उसका पैरामीटर आ गया ना, और QT का मतलब समझते हैं अपने ना, दिस इज at², 2at, और a बराबर कितना है बच्चों, अगर हम a की बात करें तो a 3/2 है ना, और t = 2 है, तो ये आ जाएगा 4a, 4a आ गया बच्चों ना, और अगर a 3/2 है तो Q पॉइंट विल कम आउट टू बी 6,6। अब अगर अपन डायग्राम की बात करें ना, तो हमें इस Q पॉइंट पर, ये तो निकाल लिया हमने, 6,6 आ गया ना, ये 6,6 आ गया ना। अब यहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और टेंजेंट को और इस लाइन को सोल्व करना है, यानी सोल्व करके जो हमें y की वैल्यू निकालनी है एक तरह से, इस r पॉइंट को निकालने का मतलब है ना। तो पैराबोला का इक्वेशन बच्चों हमारे पास ही सही ना, पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास है y² = 6x, इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है Q,
6,6. हम at the point, now we are interested in calculating the tangent at this point lying on the parabola. तो निकाल सकते हैं y1, this is y1, 6 x plus x1 upon 2. यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं ना, इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, and y is equal to x by 2 plus 3. This is the equation of tangent to the parabola at 6,6. अब इसको और डायरेक्ट्रिक्स को सोल्व करना है बस अपने को. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू 3/2, x प्लस 3/2 बराबर 0. तो बस x की जगह यहाँ x की जगह -3/2 रख दो आप ना. तो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू -3/4 and plus 3 is equal to will come out to be 9/4. Therefore the ordinate of point R will come out to be 9/4. Will come out to be 9/4. तो this is the correct answer. वो जो R पॉइंट था बच्चों हमारे पास, उसका जो ऑर्डिनेट था वो आ जाएगा हमारे पास 9/4. That is the correct answer.